Hello everyone. So here is the fifth part of electrostatic and second part of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ओके, सो आज हमने कौन सा टॉपिक कवर करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल. जैसे हमने क्या किया था पिछले टॉपिक में, किया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखना है. तो देखो ये हमारा क्या है, एक डाइपोल लिया हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू, है ना, और उसको हमने किस डिस्टेंस से सेपरेट किया है? प्लस यहाँ पे 2a. तो पोटेंशियल हमारा कितना हो गया? Q इंटू में 2a. ठीक है, अब हमें V की वैल्यू देखनी है, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इस पॉइंट पे किस चार्ज की वजह से? माइनस Q चार्ज की वजह से. ठीक है, जो कि चार्ज A पॉइंट पे है. तो वो क्या होगी? V1 माइनस क्यू 4πε0 R1. ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना, उसमें पुट करा है बस. और सिमिलरली प्लस क्यू चार्ज के लिए पुट कर देंगे प्लस क्यू 4πε0 R2. ओके, अब आता है हमारा V1 प्लस V2 हो गया, पर सुपरपोजिशन से हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐड करने के लिए तो हम किसी भी वे में कर सकते हैं ना. तो ये हमारे लिए इजी पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव. अगर स्टार्टिंग में नेगेटिव आ जाएगा ना, तो फिर उसको आपको हटाने में दिक्कत होगी. तो ऐसे आप इजीली हटा सकते हैं उसे. ठीक है, अब देखो v किसके इक्वल हो जाएगा? q 4πε0 R2 प्लस में माइनस q 4πε0 R1. ठीक है, अब क्या किया हमने? q 4πε0 इन सब में कॉमन था तो हमने हटा दिया. अब बचा क्या? 1 बाय में R2 माइनस 1 बाय में R1. ठीक है, अब हम इसमें क्या यूज करेंगे? कोसाइन लॉ. कौन सा लॉ? कोसाइनस लॉ. अब इससे क्या है कि जो हमारी ये वाली डिस्टेंस है, जैसे R1 है, तो हमें इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है? अपना डिस्टेंस निकालना है. मतलब कि ये ले लो, बाकी दो साइड्स जो होती है ना, उनके रिस्पेक्ट में निकालना है. तो R1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2ar cos थीटा. ठीक है, वैसे ही R2 का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा माइनस 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा. अब 180 डिग्री माइनस थीटा हमने क्यों किया? क्योंकि एंगल में चेंज आ रहा है इसमें. ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरा जैसे जो ये एंगल है ना, ये 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री में से मुझे थीटा माइनस करना है, तो मुझे दूसरा एंगल मिल जाएगा. ओके, अब देखो यहाँ पे क्यों हमने प्लेस किया. अगर देखो मेरी क्या होती, नॉर्मल होता, अगर ये पॉइंट नीचे एक्सियल पे लाई कर रहा होता तो मेरे को cos थीटा लगाने की जरूरत ही नहीं थी ना. अब मेरा कुछ एंगल में लाई कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया है? कोसाइन्स लॉ यूज किया है. अब यहाँ से मेरे जो आर स्क्वायर की वैल्यू है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा क्यों आई? क्योंकि cos 180 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ cos थीटा. ठीक है, अब R1 का स्क्वायर है, मैंने आर स्क्वायर को ना कॉमन लिया, यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन लिया, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस में a स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें नहीं था ना, उसके डिवाइड कर दिया हमने. माइनस में 2ar cos थीटा है यहाँ पे, सॉरी ऊपर का निकाल रहे हैं ना, तो 2ar cos थीटा है, तो उसको भी आर स्क्वायर से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर. आर स्क्वायर से क्या, आर से क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 2ar cos थीटा था. मैं आर स्क्वायर से तो करूंगी तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा नहीं, इसलिए खाली आर आया है यहाँ पे. ओके, अब देखो अगर मेरे a की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा छोटी है, किससे? आर से, तो R1 कैसे हो जाएगा हमारा? आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a cos थीटा बाय आर की पावर 1/2. मतलब जो R1 है ना, उसका हमने अंडर रूट कर दिया ऐसे. अंडरस्टूड? अच्छा, तो ये भी तो हट जाएगा ना. देखो अब 1/r1 ले लिया, तो वो किसके इक्वल होगा? 1/r इंटू में 1 प्लस 2a cos थीटा. ठीक है, वैसे आप R2 निकाल लेना सिमिलरली, और उसके बाद आपको क्या करना है? R1 और R2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है. पुट की, अच्छा देखो मैंने पुट कर दिया है. 1 से 1 माइनस माइनस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटा के हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस. तो एक 1 माइनस का है, एक प्लस का है, तो कैंसिल. बचेगा क्या? ये. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा. ठीक है, और ये जो बाहर r कहाँ से आया? क्योंकि हमने यहाँ पे r क्या लिया था? बाहर निकाला था इस वाली वैल्यू में, याद रखना. यहाँ पे r नहीं था, कहीं कंफ्यूज हो जाओ. हमने कहाँ से निकाला है? इस वाली वैल्यू में, जब हमने r को बहुत नेग्लेक्ट किया है, सॉरी यहाँ पे भी हमने आर स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो यहाँ से आई है वो वैल्यू. ठीक है, तो r हमारा 1/r तो बाहर था ही,
और इसमें से आर आ गया तो ये आर स्क्वायर बन गया, और ऊपर से हमारे पास प्लस करके क्या आया 2a, और क्यू बाहर था तो क्यू इंटू में 2a कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा p इंटू में कॉस थीटा पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ऑन डाइपोल एक्सिस देखते हैं और एक बार उसका देखते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो देखो जब भी मेरे पास डाइपोल एक्सिस होगी, डाइपोल एक्सिस पे मेरा कैसा होगा, जो थीटा होगा डाइपोल, तो उसके लिए मेरा थीटा मेरा कैसा होगा 0 डिग्री या फिर पाई। ठीक है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, या तो डाइपोल कैसे, या तो इस साइड प्लेस्ड है P या इस साइड प्लेस्ड है, या तो 180 डिग्री एंगल बन रहा है या फिर 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो उस केस में मेरे V की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस क्या आएगी P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जब हमारा थीटा कैसा होगा 0 डिग्री होगा तो प्लस, और 180 डिग्री होगा तो माइनस। ठीक है, अब हमारा आता है इक्वेटोरियल प्लेन पे, तो थीटा उस टाइम पे हमारा पाई बाय 2 होगा, मतलब कि 60 डिग्री पे। ठीक है, हमने देखा है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है, तो इसी हिसाब से तो कॉस थीटा कॉस पाई बाय 2 पुट कर दूं मैं इसकी जगह, तो वैल्यू क्या आएगी मेरी 0। तो इस पॉइंट पे मेरी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो कैसे हो जाएगी 0। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे इक्वेटोरियल प्लेन पे वो कैसा होता है हमारा 0 होता है। ठीक है, एक बार हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो देखो अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है दो चार्ज सिस्टम की। तो अब देखो जो वर्क डन होगा वो अगेंस्ट किसकी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होगा, है ना। तो फोर्स लगेगी उन दोनों के बीच में, तो फोर्स किसके इक्वल होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, हमने वो किया। अब जो वर्क डन है ना वो मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ तक लग रही है, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लग रही है, तो एफ डी आर ले लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फोर्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्जेस कैसे हैं कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए। 0 से इन्फिनिटी से हमने कहाँ लेके जाना है उसको आर तक, तो 1 में आर स्क्वायर करेंगे, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा -1/r। ओके, ये कैसा होगा आर से मतलब इन्फिनिटी से आर जा रहा है, और इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1/r प्लस 1/0। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब 0 लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया ये। ठीक है, Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर। अब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है ना वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो अगर मेरा जो रेडियस है वो डिक्रीज हो रहा है, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना आर के, तो जैसे ही मेरा रेडियस डिक्रीज हो रहा है ना, तो अगर मेरे लाइक चार्जेस हैं तो मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, लेकिन वहीं अगर मेरे अनलाइक चार्जेस हैं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर मेरा आर इन्फिनिटी है तो मेरा यू कैसा हो जाएगा 0, मतलब कि रेफरेंस पॉइंट, जो हम कॉमन रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो। ठीक है, अब आता है हमारा जो मेन एक आ सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है। तो हमारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो V इज इक्वल्स टू यू क्यू है। अब आप ये सोच रहे हो यू क्यू कहाँ से आ गया, हमने तो V इज इक्वल्स टू W बाय में Q पढ़ा था, है ना। तो देखो कैसे आया, V जो W है वो U के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि जो वर्क स्टोर होता है कैसे होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, इसलिए हमने U और W को इक्वल कर दिया। ठीक है, अब देखो जैसे जो मेरा चार्ज पॉजिटिव है तो U का हमारा सेम साइन आएगा जैसे कि V का होता है। अच्छा देखो U की वैल्यू निकालनी है मुझे इसमें से, तो इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी, U की वैल्यू क्या आ जाएगी V इंटू में Q। ठीक है, और U मेरा नेगेटिव है तो U कैसा हो जाएगा अपोजिट साइड एज V। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, और हमारा रिलेशन क्या आ गया U और V में U इज इक्वल्स टू QV। अंडरस्टूड है इतना, यहाँ तक आ गया होगा समझ। जब देखो नेक्स्ट कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो देखो जो हमारी टॉर्क होती है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल है तो वो तो रोटेट करेगी। अब हम रोटेट कर रहे हैं उसको थीटा से थीटा प्लस डी थीटा तक। ठीक है, मतलब जो ये थीटा एंगल है ना
इस एंगल पे तो वो है, ठीक है, लेकिन हमने जैसे उसको रोटेट किया तो कुछ डी थीटा एंगल भी तो इंक्रीज भी होगा, तो यहाँ पे हमने इंक्रीज कर दिया उसे, ठीक है। अब क्या किया, वर्क डन होगा, वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, टाउ इंटू में डी थीटा। अब हमारे टाउ की वैल्यू क्या होती है, पी साइन थीटा इंटू में डी थीटा कर दिया हमने। ओके, अब कर दो भाई इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव साइन जो पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव किसके लिए होगी, और वर्क डन ऑफ फील्ड, मतलब अगर वर्क डन हमारा फील्ड में हो रहा है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कैसी ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। अब इंटीग्रेशन कर देंगे साइन थीटा का, साइन थीटा डी थीटा का, तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन एक ऑलरेडी यहाँ था, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यू हमारा कैसा आ जाएगा, पीई कॉस थीटा। अब हमारे स्पेशल केस देख लेते हैं। अब जैसे हमारा थीटा जो है वो 0 डिग्री है, तो u मिनिमम हो जाएगा और हमारे पोटेंशियल उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ पीई। अच्छा, अब अगर हमारी थीटा 90 डिग्री है तो u की वैल्यू 0 डिग्री, ओके। और वहीं अगर हमारा जो थीटा है वो कैसा आ जाए, 180 डिग्री, तो प्लस, अच्छा नेगेटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि वर्क डन किस में हो रहा है हमारा, फील्ड में, ठीक है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, तो 180 डिग्री पे प्लस ई हो जाएगा, 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा, और 0 डिग्री पे हमारा माइनस पीई हो जाएगा, ठीक है। अब एक हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, वो करते हैं। देखो भाई, अब है हमारा टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है। ये मतलब बच्चों के लिए मतलब थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। तो एक बार आप देखेंगे इक्विपोटेंशियल हम सरफेसेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस सबसे पहली बात होता क्या है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हर पॉइंट पे सेम हो, मतलब कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। अब देखो, अगर पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा तो क्या वर्क डन होगा, नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल हमारा क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर यही 0 है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, जो वर्क होगा एक हमारे टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को समझते क्यों हैं, तो पहला पॉइंट की जो इक्विपोटेंशियल मतलब जो पोटेंशियल है वो चेंज होता है स्पेस में, ये समझ सकते हैं इससे। नेचर और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, वर्क डन एक टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए, और फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड चार्जेस, ठीक है। अब आती है बात की रिलेशन क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है किसके अलोंग, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग, ठीक है। और जितना क्लोज हमारा सरफेस होगा उतनी ही क्लोज हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं, एक सेकंड रुको बस, पोटेंशियल सरफेसेस, देखो ये ऐसे होते हैं कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होते हैं, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं ना आपके ऐसे बनते हैं, ठीक है, या तो ऐसे हो सकते हैं ये, जैसे अभी ये मेरा चार्ज रखा है, ओके, इसमें से मेरी क्या है, फील्ड लाइंस बाहर की साइड जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फील्ड लाइन, ये जो मैंने सरफेस बनाया ना गोल गोल, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब देखो, जितनी क्लोज होंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना हमारा मतलब जो सरफेस क्लोज होगा उतनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, कॉमन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जो पॉइंट चार्ज है वो प्लस या माइनस कॉमन होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस में क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब जो फील्ड लाइंस है वो अंदर की साइड आएंगी ऐसे, ठीक है, और उस टाइम पे भी मेरे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो ऐसे बनेंगे, ओके। अब देखो, ये तो हमने देख लिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए बन रहे हैं। अब अगर मेरी प्लेट्स हैं उसमें से कैसे पास होंगे, मतलब जैसे अगर स्ट्रेट फील्ड लाइंस जा रही है, ओके, ऐसे,
तो उसके लिए मेरे जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो इस टाइप के बनेंगे, ठीक है, प्लेट्स की फॉर्म में। इतना समझ आया। अब हमने फील्ड लाइंस का देखा होगा कि कैसे जाती हैं वो, नेगेटिव में बाहर जाती हैं, है ना, और सॉरी नेगेटिव में अंदर आती है, पॉजिटिव में बाहर जाती है। तो वैसे ही उसकी फॉर्म में, और ये भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की स्फीयर में बन जाएगा। मतलब दिखाऊंगी एक बार ये रब करके बाद में, एक बार इस वाले कॉन्सेप्ट को देख लो। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जैसे इसमें यूनिफॉर्मली जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी यूनिफॉर्म है, पोटेंशियल मेरा डिक्रीज कैसे होगा, लीनियरली, और प्लेन्स जो होंगे वो परपेंडिकुलर किसके होंगे, फील्ड लाइंस के, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लो, अब शेप्स है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा हमारी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो हमारी शेप्स भी कैसी होती जाएंगी, कॉम्प्लेक्स। जैसे देखो सिमेट्रिक तो वो सेंटर पे होगी, क्लोज होगी चार्जेस के, और जो सरफेस है क्राउड होगा मोर नियर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। जो सरफेस होगा ना वहां पे जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है वो क्राउड कहाँ पे होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के। अब कंडक्टर्स में क्या होता है, जो एंटायर सरफेस होता है ना वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस होता है, मतलब वहां पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरी जीरो होगी, मतलब सॉरी कांस्टेंट होगी, ठीक है, और वर्क डन जीरो होगा। अब वर्क डन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्या है, वर्क डन मेरा जीरो है। वर्क डन जब मैं एक चार्ज को मूव कर रही हूँ अक्रॉस डिफरेंट सरफेसेस, मतलब ये तो एक ही सरफेस के अलाउंग कर रही हूँ तो ये जीरो हो गया, अगर डिफरेंट सरफेस के अलाउंग कर रही हूँ तो ऐसे होगा, और ये भी जीरो ही होगा, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है कि दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरैक्ट नहीं करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती ना, तो ये भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो पेंडिकुलर किसके होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्ट्रांग होती है जब सरफेस हमारा क्लोज हो और वर्क डन हमारा जीरो हो। अब देखो पोटेंशियल हमारा क्या है, स्केलर फंक्शन है, तो v x y z, ठीक है, ये पॉइंट्स है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये कांस्टेंट होती है, तो c के इक्वल लिख दिया, ये किसकी इक्वल हो गई, कांस्टेंट के। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू डेल्टा v, ठीक है। अब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ना वो नॉर्मल होती है सरफेस से, तो E डॉट टी मेरा जीरो हो जाएगा, और टी यहाँ पे क्या है, टेंजेंट जो सरफेस के अलोंग जा रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं, मैंने आपको बताया ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे जाते हैं चार्जेस, तो देख बुक में ही दिखा दो, रब करने की जरूरत नहीं है। देखो ये मेरे पास बुक है, अब ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, यहां से बाहर जा रही है, देखो बिल्कुल क्लोज कर दिया मैंने, पॉजिटिव से बाहर जा रही है, यहाँ पे भी पॉजिटिव से बाहर जा रही है, लेकिन कहीं पे भी जो मेरे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहे हैं। आप अपनी बुक में देखोगे आपको इजीली मिल जाएगा ये वाला डायग्राम। और पॉजिटिव पॉजिटिव जैसे अब मैंने ये ले लिया, देखो पॉजिटिव नेगेटिव था यहाँ पे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ अंदर जा रहे हैं कुछ बाहर की साइड जा रहे हैं, ये क्रॉस नहीं कर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और उसी तरीके से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो भी क्लोज नहीं करेगा या फिर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव है, सारे बाहर की साइड जा रहे हैं, तो ये ऐसे सर्कल्स बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगे। ओके, सो आई होप इक्विपोटेंशियल सरफेस भी समझ आया होगा। एक बार नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखो अब क्या है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। अब जो कंडक्टर्स है ना वो क्या कंटेन करते हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फ्री टू मूव होते हैं। ये तो अब आपको सबको ही पढ़ा होगा 9th क्लास में। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं ना वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि क्या होगा, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस कंडक्टर के अंदर वो जीरो होगी, ठीक है। देखो मतलब कि क्या होता है उसमें, जैसे अब ये है नेगेटिव चार्ज एक साइड हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर वो जीरो हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होती है फ्री इलेक्ट्रॉन मूव, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहता है वो क्या कहता है कि मोशन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट, ठीक है। अब जो इंटायर कंडक्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी जीरो है ही, तो जो मेरी पोटेंशियल है इनसाइड और या फिर सरफेस के ऊपर वो क्या होगी, जीरो। इसका क्या मतलब है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में
कंडक्टर के इनसाइड वो मतलब उस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ही नहीं, ठीक है। तो सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस, इसलिए हम जो कंडक्टर का सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस। अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द कंडक्टर वो क्या होगा। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो मेरी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है सरफेस के ऊपर, तो वो क्या होगी, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सिग्मा यहाँ पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर होता है, क्यों होता है कि अगर देखो कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन का, वो मूव कर रहा है सरफेस के अलावा, तो वो क्या वायलेट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है। और एक्सेस चार्ज डिसाइड करते हैं ओनली ऑन सरफेस। अब जो एक्सेस चार्ज है वो सरफेस के साइड क्यों मूव करते हैं, क्यों होता है कि कोई भी एक्सेस चार्ज सरफेस के अंदर रह ही नहीं सकता, इनसाइड कंडक्टर रह ही नहीं सकता, क्योंकि जो सारे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, रिपेल करने लग जाते हैं, ठीक है, और इससे वो बाहर चले जाते हैं, और चार्ज डेंसिटी उस टाइम पे हमारी कैसी होती है, जीरो होती है, ओके। अब फिफ्थ क्या है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कर्वेचर के ऊपर। अगर आपका क्या है, शार्प कर्वेचर है, मतलब कि ऐसा पॉइंटेड कर्वेचर है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो चार्ज डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, ओके। और जब आपका स्मूथ होगा तो चार्ज स्प्रेड हो जाएगा बाहर की साइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिपल्शन होता है एट दी शार्प एंड्स, शार्प एंड्स में क्या होती है, रिपल्शन होती है, ठीक है, इसलिए चार्ज डेंसिटी उस टाइम पे हाई रह जाती है, ठीक है। अब गॉस लॉ क्या होता है, आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर्स के लिए, अगर मैं कंडक्टर को होल्ड करूं, ठीक है, चार्ज क्यू से, अब ई इनटू में क्या होता है, डी होता है, मतलब डीएस होता है, तो सरफेस क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर होता है ना, इसलिए पाई आर स्क्वायर उसका सरफेस का एरिया, क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आउटसाइड फिर वो कैसे बिहेव करते हैं, एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, सेंटर पे। अब इनसाइड अ होलो स्क्वायर, होलो स्क्वायर मतलब कि अंदर से वो खाली है, तो फील्ड उसके अंदर कैसे हो जाएगी, जीरो। और अगर हम चार्ज को अंदर रख रहे हैं तो इंड्यूस चार्ज कहाँ पे होगा, इनर सरफेस पे होगा, और किसके इक्वल होगा, वो आउटर सरफेस के इक्वल होगा। और आउटसाइड शेल क्या होता है, जो फील्ड होती है ड्यू टू नेट चार्ज इज व्हाट, व्हाट इट इज, आउटसाइड सरफेस, ठीक है। अब कंडक्टर्स हैं वो स्टिल शील्ड करते हैं एक्सटर्नल रीजन फ्रॉम द इनसाइड चार्ज, मतलब ना जो कंडक्टर्स है ना वो इनसाइड जो चार्जेस है ना उनको फिर भी शील्ड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देखते हैं क्या होती है। अब क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में मैंने क्या बताया, जो कंडक्टर्स हैं वो शील्ड करते हैं एक्सटर्नल रीजन फ्रॉम इनसाइड चार्ज, मतलब एक्सटर्नल रीजन जो है उनको क्या करते हैं, शील्ड करते हैं इनसाइड चार्जेस को। अब जो कंडक्टर्स है ना वो क्या ब्लॉक कर देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इनसाइड एंटर कर रही है। अब जैसे आप बिजली कड़कती है, तो अगर आप कार में हो तो जो मेटल बॉडी है ना कार की, वो आपको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होगी, सिग्मा इनटू में ई आउटसाइड। हमने अभी पिछले इसी में किया था ना, इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट, अगर मुझे सिग्मा निकालना है तो ई इनटू में एप्सिलॉन नॉट कर दूंगी। और लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे अपीयर होगी, शार्प पॉइंट्स पे, ठीक है। सो आई होप इतना समझ आया होगा। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ना इस चैप्टर का वो खत्म हो चुका है, अब रह चुका है सिर्फ कैपेसिटेंस, तो हो सकता है वो 2 वीडियोस में कवर हो या फिर एक ही वीडियो में कवर हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आए, और प्लीज सिर्फ व्यूज मत दो, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है, साथ साथ सब्सक्राइब करो ताकि आपको आगे वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड स्टे ट्यून्ड, जनवरी तक आई होप मैं ट्राई करूंगी कि मैं सिलेबस कवर करवा दूं आप लोगों का, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ओके, बाय।